सभी को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि नेटवर्क की तरह फैला होता है। और अगर हमें अपने शरीर से कोई भी काम करवाना होता है या किसी भी बॉडी को सूचना इंफॉर्मेशन भेजना होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन अगर किसी एक दूसरे बॉडी को भेजना होता है तो वहां पे काम करता है हमारा नर्वस सिस्टम। जैसे हमें मूवमेंट करना हो, उंगली हिलाना हो, पैर हिलाना हो या कुछ भी, बाहर हवा चल रही है, ठंड लग रही है, तो इन सब पे जो मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है? नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम को। आइए जानते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के जितने मूवमेंट्स होते हैं इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इन सबको कंट्रोल करने का काम हमारा नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, इज नेटवर्क मेड ऑफ नर्व सेल। इसके नेटवर्क जो होते हैं वो नर्व सेल्स के बने होते हैं जिनके थ्रू ये अपने मैसेज का आदान प्रदान करता है। और उन नर्व सेल्स को हम लोग आम भाषा में न्यूरॉन कहते हैं। दैट वर्क्स टू थिंक। और नर्वस सिस्टम उसके अलावा क्या करता है? थिंक यानी सोचने का काम करता है, रिमेंबर याद रखने का काम करता है, एंड ट्रांसमिट द इंस्ट्रक्शंस कुछ सूचनाओं का और मैसेजेस का क्या करता है? आदान प्रदान करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दूसरे बॉडी के हिस्सों में जो हमें क्या सूचना भेजनी है, क्या उनसे कार्य लेना है, इसके बारे में भेजता है सारा। आइए आगे बात करते हैं द नर्वस सिस्टम यानी कि द साइंस विच स्टडी अबाउट द नर्वस सिस्टम। एक स्पेशल साइंस जो नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करता है उस स्टडी सब्जेक्ट साइंस को हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है न्यूरो से संबंधित तो आप डॉक्टर को दिखाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो पहले दो भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, अगर हमको सारा नर्वस सिस्टम पूरे नेटवर्क के बारे में जानना है कि कैसे हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सेज होते हैं, कैसे हम प्रतिक्रिया करते हैं, कैसे हमें ठंड लगती है तो कैसे हम चादर ओढ़ लेते हैं या कुछ हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, इन सब का जो आपका पूरा सिस्टम होता है ना, इन सब के पीछे नर्वस सिस्टम का ही काम होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो बेसिकली दो भाग में डिवाइड होता है। पहले होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जो बॉडी के सेंटर में आते हैं। जब ह्यूमन बॉडी को आप खड़ा करते हैं तो इसके सेंटर में देखिए जो आता है, इसके सेंटर में जो आता है उसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनके अलावा जो नेटवर्क्स पूरे शरीर में फैली हुई है, इस तरीके से जो नेटवर्क्स की तरह हमारे पूरे शरीर में फैले हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं? नेट भेज पेरिफेरल दिला मैं नर्वस नेट से सिस्टम। निकाल कर आप अभी सामने है। ये जिन्होंने माइक ऑन कर रखा है प्लीज माइक बंद कर दीजिए। तो दूसरा हमारा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनके अलावा जो शरीर को हम सेंसेशन लेते हैं, जैसे हवा चल रही है या बहुत गर्मी लग रही है, तो फिर इनके अलावा जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक लेके पहुंचाते हैं, जो भी न्यूरॉन्स होते हैं जो बॉडी के अंगों में फैले होते हैं, जैसे पैरों के पास कहीं भी। ठीक है, तो ये जो सेंसेशन या ये जो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं या ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे शरीर को पहुंचाते हैं, इन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब देखिए हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, मैंने बताया कि मतलब दो टाइप होता है। नर्वस सिस्टम को डिवाइड करेंगे अगर पूरा हमको जानना है कि नेटवर्क सिस्टम किस तरह से कार्य करता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि मैंने बताया था कि आपके बॉडी के सेंटर में आता है। तो जो पार्ट आपके बॉडी के सेंटर में आता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। इनके अलावा जो बॉडी के साइड में आते हैं उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं। एक होता है ब्रेन, क्योंकि सेंटर में हमारे बॉडी का क्या आता है?
ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। तो ब्रेन का कार्य क्या होता है, ब्रेन हमारा रिसीव एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो भी सेंसेशन इसको इंफॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन से मिलते हैं या सेंसरी इंफॉर्मेशन इसको मिलता है, उसके क्या थिंक करना है, उसके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करता है कौन, ब्रेन, ठीक है। इनिशिएट रिस्पॉन्सेज, जो रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है कि क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए पार्टिकुलर इस चीज पर। कुछ मोटर जो हमारे मेमोरी होती है उनको स्टोर करता है, स्टोर्स मेमोरीज, जनरेट्स थॉट्स एंड इमोशंस। ये सारे काम किसके थ्रू होते हैं, ब्रेन के थ्रू होते हैं। पहले आप क्लासिफिकेशन समझ लीजिए ना, तो आपको आगे जो मैं पार्ट पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम दो भाग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेंटर बॉडी के आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उससे हम अब स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, कंडक्ट सिग्नल्स टू एंड फॉर्म द ब्रेन कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। जब अचानक से कोई ऐसी चीज होती है जिसमें हमारे झटके से काम करना होता है, जैसे आपको कोई पिन चुभ गया ना, तो उस समय वो सेंसेशन आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, आप तुरंत देखते होंगे झटके से हाथ हटा लेते हैं, या बहुत ही गर्म चीज आपने कोई पकड़ ली है, ठीक है, और तुरंत आपका हाथ झटके से हट जाता है। तो वो जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है वो किसके कारण होती है, स्पाइनल कॉर्ड कारण होती है। वो मैसेज ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो कुछ कभी कभी इमरजेंसी में कुछ इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड ही अपने पास से हमारे शरीर को दे देता है, तो इसे हम रिफ्लेक्स एक्टिविटीज कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये वाला बाद में हम आगे समझेंगे कि मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, किसको क्या कहते हैं, ठीक है। पहले हम इन लोगों की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांटते हैं, ब्रेन जो कि पहला पूरा ब्रेन आता है, और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड जो कि इस तरह से होता है, यहाँ से ब्रेन से जुड़ा होता है और नीचे तक पूरी जाती है, ठीक है। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जितने भी ये आपके नेटवर्क गए हुए हैं, हर बॉडी के सेंसेशन, हर बॉडी के पार्ट्स तक जो सेंस हमें कराता है, उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं ब्रेन के बारे में। देखिए ब्रेन का वेट पूछा गया है, साइज ऑफ द ब्रेन पूछा जाता है, ठीक है, और ब्रेन का शेप पूछा गया है। तो आपको ये थोड़ा सा बताना है कि ब्रेन कैसा होता है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इट इज द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ब्रेन जो होता है बहुत ही जटिल होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत जटिल होता है। और ब्रेन जो होता है आगे चलकर हम देखेंगे, जो ब्रेन का वेट हमारा होता है एडल्ट में, वो 1200 ग्राम से 1500 ग्राम के बीच में होता है, कहीं कहीं 1400 ग्राम भी दिया रहता है। तो वो सब इसी के बीच में ही आपको ब्रेन का वेट देखने को मिलेगा। ब्रेन का जो साइज होता है ये 15 सेंटीमीटर लंबा होता है इस तरीके से, और अगर इसकी हम वाइड की चौड़ाई की बात कर लेते हैं तो लगभग 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है, इस तरीके से इसकी चौड़ाई होती है। शेप ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो शेप होता है वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है, जैसे बल्ब के तार वगैरह आप देखे होंगे उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करते हैं ब्रेन जो हमारा होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ब्रेन को अगर हम क्लासिफाइड करेंगे तो ब्रेन हमारा 3 पार्ट में होता है। सबसे पहले होता है फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, इसको हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है मिड ब्रेन, ठीक है, जो हमारा बीच का हिस्सा होता है। और तीसरा होता है हिंड ब्रेन जो पीछे का पश्च मस्तिष्क होता है, ठीक है। तो फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है, सेरेब्रम आता है, थैलेमस आता है और हाइपोथैलेमस आता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है, फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क के अंदर आपका सेरेब्रम आता है। जितना भी सोचने, समझने, काम करने, याद करने, रीजनिंग, ये सब जो काम होता है वो सेरेब्रम का काम होता है। सेरेब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो रेगुलेट करते हैं टेम्परेचर को, किसको रेगुलेट करते हैं, टेम्परेचर को, ठीक है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते, ठंडी जगह पे जाते हैं तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक उतने टेम्परेचर में अपने आप को रेगुलेट कर लेता है। ये किसके कारण होता है, ये होता है आपका हाइपोथैलेमस के कारण। किसके कारण,
हाइपोथैलेमस के कारण। दूसरा होता है मिड ब्रेन जो कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया के कारण होता है, और जो हिंड ब्रेन होता है यानी ब्रेन के निचला हिस्सा होता है या पिछला हिस्सा होता है वो होता है सेरेब्लम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा में आप जानते होंगे इसको कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, जो भी हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के काम होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि अगर बात करें रिस्पिरेशन को, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम अपने से सांस ले रहा है अपने से सांस छोड़ रहा है, उसको कंट्रोल करता है कौन? मेडुला ऑब्लांगेटा। दूसरा, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं कि हार्ट जो अपने से बीट कर रहा है और अपने से चल रहा है वो कैसे होता है, वो भी हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा के थ्रू होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि ब्रेन कैसे कैसे आगे डिवाइड होता है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आपको बताना है ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। ठीक है, अब सेरेब्रम के 4 लोब होते हैं। सेरेब्रम के अंदर देखिए 4 लोब होते हैं। ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3 और ये होता है 4। ये पूरा ही सेरेब्रम होता है। इसका जो फ्रंटल लोब होता है, आपको पता होना चाहिए कि हर लोब का अलग अलग काम होता है। ठीक है, फ्रंटल लोब क्या करता है? प्लानिंग, कोई भी योजना बनाना, रीजनिंग, इमोशंस का जो ये 3-4 काम है ये काम करता है आपका फ्रंटल लोब। पेराइटल लोब जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपको ब्लू कलर से, ये पेराइटल लोब का काम होता है मूवमेंट कराना। जो हमारे मूवमेंट कंट्रोल होता है ना, जो भी शरीर के आप मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हो या मूवमेंट को आदेश देते हो कि इस तरह से बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए, या कोई भी स्किल जो परफॉर्म करते हैं मूवमेंट के टाइम में हम, तो ये कौन करता है? इसको कंट्रोल करने का काम करता है पेराइटल। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब अंदाजा लगाना। एक तरीके से सिंपल भाषा में कह रहा हूं मैं कि डिस्टेंस और टाइम को देखकर अंदाजा लगाने का काम कौन करता है? ये भी पेराइटल लोब करता है। रिकॉग्निशन, किसी चीज की पहचान करना, ये भी आपका कौन करता है? पेराइटल लोब के अंतर्गत। परसेप्शन, किसी को परसेप्ट करना, मतलब कोई चीज आपके पास आ रही, अनुभूति कर रहा है किसी चीज की, वो आपका कौन करता है? पेराइटल लोब करता है, ये बीच वाला। तो हमारे ब्रेन में सेरेब्रम के अंदर ये 4 लोब आते हैं, चारों का अलग अलग काम होता है। इसके बाद ऑक्सीपिटल लोब होता है, पीछे वाला जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं ये आपका ऑक्सीपिटल लोब होता है, जो कि विजुअल प्रोसेसिंग के लिए होता है। आप सोचिए कि पीछे वाला जो, मतलब आपने जो देखा है, आपकी आंखों जो इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, ऑप्टिकल नर्व, वो ब्रेन का जो प्रोसेसिंग होता है कि क्या रिस्पॉन्स करना है, वो हमारे ऑक्सीपिटल लोब से जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो होता है वो हियरिंग, सुनने का काम करता है और याद रखने का काम करता है, और साथ ही साथ बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करने का काम भी करता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं। देखिए ब्रेन का जब ये पूरा हिस्सा खत्म हो गया, अभी हम लोगों ने ब्रेन को पढ़ा कि किसमें क्या काम होता है, तो ये हमारा ब्रेन का सेरेब्रम वाला पार्ट था। इतना पार्ट जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है, ये सारा सेरेब्रम है। देखिए बहुत थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, सेरेब्लम और सेरेब्रम एक ही जैसा नाम इंडिकेट होता है, लेकिन आपको याद डिफ्रेंशिएट रखना है कि सेरेब्रम अलग होता है और सेरेब्लम अलग होता है। ठीक है, अब सेरेब्रम की बात हमने बता दिया आपको। अब हम लोग आगे बात करेंगे हाइपोथैलेमस की या थैलेमस की। तो देखिए थैलेमस क्या होता है? मस्तिष्क के तने के शीर्ष पर होता है, इसको हम थैलेमस कहते हैं। देखिए इस तरीके से जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहा है ये हमारा थैलेमस होता है, और जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये हाइपोथैलेमस होता है। तो थैलेमस क्या करता है? इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम, रिसीव ऑल द सेंस एक्सेप्ट स्मेल। स्मेल को छोड़ के बाकी जितने भी सेंस आते हैं हमारे सेंस ऑर्गन से या सेंस से जितने भी हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं उनको क्या करता है? रिसीव करता है। रिसीव करने का काम कौन करता है? रिसीव करने का काम करता है हमारा थैलेमस। इट रेगुलेट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो चेतना आप दिमाग लगाते हैं, चेतना होता है, कॉन्शियसनेस होता है, वो थैलेमस के कारण ही होता है। सभी लोग टाइम पे आया करिए, बार बार मुझे ना स्क्रीन चेंज करना होता है, इससे दिक्कत होती है। तो आपकी जो टाइमिंग है 7:30 पर आप लोग आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये मैनेज करता है मोटर एंड कॉग्निटिव फंक्शंस को। मोटर यानी कि मूवमेंट वाले जो फंक्शन है थैलेमस उसको भी क्या करता है? हेल्प करता है कंट्रोल करने में। बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जो लोकेटेड होता है जस्ट बिलो द थैलेमस, थैलेमस के नीचे,
और ये रेगुलेट करता है स्लीप को, हंगर को। हाइपोथैलेमस देखिए क्या क्या करता है, स्लीप यानी नींद को, हंगर को यानी भूख को, और बॉडी टेम्परेचर को। ये तीन चीजों को रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर कौन, हाइपोथैलेमस। इसके बाद हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। मिड ब्रेन के अंदर देखिए ये वाला पार्ट होता है जिसको रिले सिग्नल, जिसके थ्रू सिग्नल्स बॉडी में भेजे जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। और जो मैनेज करता है बेसिक इनवॉलेंट्री फंक्शंस को, जो हमारे बॉडी में इनवॉलेंट्री फंक्शंस हो रहे हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है कौन, मिड ब्रेन यानी हिप्पोकैम्पस। देखिए ये यहाँ पर जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये हिप्पोकैम्पस, ठीक है। आगे बात करते हैं मिड ब्रेन का और भी काम क्या होता है, थोड़ा सा विजन का भी काम करता है, हियरिंग का भी काम करता है, मोटर कंट्रोल करने का भी काम करता है। पोन्स, ठीक है, पोन्स जो होता है ये क्या करता है, ब्रीदिंग के रिदम्स को कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग की जो रिदम चलती रहती है ऑटोमेटिक, आपने देखा होगा ब्रीदिंग का एक रिदम होता है, जब हम इनहेल करेंगे तो ऑटोमेटिक एक्सेल भी होगा, वो ज्यादा देर तक आप उसको रोक नहीं पाएंगे। तो ये जो काम करता है ये कौन करता है, पोन्स करता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो हमारे बॉडी में होता है, जैसे हृदय की गति, श्वसन दर को नियंत्रित करने का काम मेडुला ऑब्लांगेटा। कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमारे हृदय गति को और श्वसन दर को कौन कंट्रोल करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा पोन्स के बाद, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा क्या, सेरेब्रम, सेरेब्लम, सॉरी सेरेब्लम है ये। तो सेरेब्लम का काम क्या होता है, यह मसल मूवमेंट को, मतलब मसल के जो मूवमेंट्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है और समन्वय, बॉडी के बैलेंस को बनाने का, संतुलन के लिए कार्य करता है। तो सेरेब्लम और सेरेब्रम का थोड़ा सा याद रखिएगा क्या काम होता है, ये पूछा जाता है क्योंकि हमारी फिजिकल एजुकेशन में मोटर कंट्रोल, बॉडी बैलेंस, इन सब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड देखिए इसको कहा जाता है, अब ब्रेन के अलावा यहां से जो हिस्सा पीला कलर का आपको दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक का पूरा जो आपके रिब्स में, सॉरी आपके पूरे वर्टिब्रा के अंदर जाती है, जितने भी ये देखिए ये जा रहे हैं, ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। यह एक लंबी पतली ट्यूब जैसी संरचना होती है और इसको क्या कहते हैं, लोकेटेड होता है वर्टिब्रा कॉलम में। इट स्टार्ट फ्रॉम द मेडुला ऑब्लांगेटा, ये मेडुला ऑब्लांगेटा से शुरू होता है एंड ब्रेन स्टेम तक जाता है, एक्सटेंड डाउन टू द बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर ऑफ वर्टिब्रा, जो कि फर्स्ट और सेकेंड लंबर वर्टिब्रा तक जाता है, ठीक है। ये कहां तक फैला होता है, हमारे वर्टिब्रा में। लंबर आपको पता होगा ना, स्टमक के पीछे देखिए लगभग यहां तक, ठीक है, हमारे बॉडी में फैला होता। इसकी जो लेंथ होती है आपकी कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, और मेल में, और महिलाओं में ये लगभग 43 सेंटीमीटर होती है। इट इज डिवाइडेड इनटू 31 सेगमेंट। अब कभी आपसे पूछा जाए कि स्पाइनल नर्व कितने पेयर में होते हैं, विच इज करेक्ट, 31 पेयर में होते हैं। मतलब जो स्पाइनल नर्व होते हैं वो कितने होते हैं, तो स्पाइनल नर्व आपके देखिए इस तरह से जो स्पाइनल नर्व होते हैं वो 31 जोड़े में होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है स्पाइनल नर्व 31 जोड़े में होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्व्स की, पेरिफेरल सिस्टम की। अब देखिए पेरिफेरल सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल सिस्टम मैंने बताया कि ब्रेन के अलावा जो ये पूरे बॉडी में ये आपको दिख रहा है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स, ये हमारा क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरह देखिए दिखते हैं। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जितने भी नेटवर्क हमारे बॉडी के हर ऑर्गन में जाते हैं और हमारे बॉडी को सेंस पहुंचाते हैं और वहां से लाते हैं, तो इसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं, एक होता है मोटर न्यूरॉन और एक होता है सेंसरी न्यूरॉन। दैट्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन अवर फिजिकल एजुकेशन। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि मोटर न्यूरॉन क्या काम क्या होता है और सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है, ठीक है। तो आपको समझना है, देखिए मोटर न्यूरॉन क्या होता है, जब आपको कोई सिग्नल सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स को कोई भी सूचना भेजी जाती है प्रोसेसिंग करने के बाद, तो ये जिसके थ्रू जाती है, जिस न्यूरॉन्स के थ्रू जाती है, वो न्यूरॉन क्या कहलाते हैं, मोटर न्यूरॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मोटर न्यूरॉन कहलाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है,
सेंसरी ऑर्गन्स, यानी कि कुछ जैसे बाहर हवा चल रही है, बाहर धूप चल रही है या बाहर जो गर्मी है, तो इसका इंफॉर्मेशन जो हमारे सेंस को मतलब हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, यानी हमारे बॉडी से जब ब्रेन तक मैसेज पहुंचता है तो वो जिस न्यूरॉन के थ्रू जाता है उन्हें हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, जब आपको पहले आप क्या करेंगे, किसी भी इंफॉर्मेशन का सेंस करेंगे कि क्या बाहर क्या कैसा वातावरण है या क्या किस तरह का मूवमेंट कराना है, तो सेंस पहले कहाँ जाता है, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो लेकर आपके सीएनएस तक जाता है उसे हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। और फिर उसके बाद हमारा ब्रेन उसको एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग करता है, परसेप्शन करता है, देन आफ्टर वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। तो जब वो रिस्पॉन्स करके उस बॉडी को कमांड देगा, तो जब सीएनएस से मसल को कमांड मिलता है तो उससे वो जो कमांड जाता है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाता है। ठीक है, अब इनका एक और नाम है, मोटर न्यूरॉन को भी एक अलग नाम से जानते हैं और सेंसरी न्यूरॉन को भी एक अलग नाम से जानते हैं, मतलब इनके अलावा भी एक उसका और नाम है। जैसे मोटर न्यूरॉन को क्या कहते हैं, इफरेंट नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, इफरेंट नर्व। और सेंसरी न्यूरॉन को क्या कहते हैं, अफरेंट नर्व कहते हैं। इतना क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ये बात, ये मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है। एक बार रिस्पॉन्स करिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर। ठीक है, तो इफरेंट, इसको याद रखिएगा, मोटर न्यूरॉन को हम इफरेंट कहते हैं और सेंसरी को हम अफरेंट कहते हैं। याद करने का ट्रिक समझ लीजिए, कैसे याद करेंगे। एक इंग्लिश का वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं सेम। सेम, तो सेम से आप याद रखिएगा कैसे, सेंसरी को हम अफरेंट कहते हैं और मोटर को हम इफरेंट कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से दो का पेयर बना लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ये पूछा जाता है, कभी कभी वो मोटर न्यूरॉन नहीं बोलेंगे, कभी कभी डायरेक्टली वो इफरेंट नर्व बोलेंगे कि क्या करता है। इफरेंट न्यूरॉन सेंड द सिग्नल सीएनएस टू मसल्स, ठीक है, एंड ग्लैंड्स। ठीक है, और फिर पूछेगा कि सेंसरी न्यूरॉन सेंड द सिग्नल या रिसीव द सिग्नल, ऐसे करके पूछेगा, तो आपको ये बताना है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा मोटर न्यूरॉन होता है, मतलब जो हम इंफॉर्मेशन ब्रेन से मसल्स को भेजते हैं, तो वो दो प्रकार से और सिस्टम जनरेट करता है। एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट्स। देखिए, आपके जो भी वॉलंटरी मूवमेंट्स हो रहे हैं शरीर में, जिनको आप अपनी उंगलियों को हिला सकते हैं, अपने पैरों की उंगलियों को हिला सकते हैं, अपने पैर को हिला सकते हैं, तो ये जिसके थ्रू जा रहा है, मैंने बोला था ना कि मोटर, मतलब एक बात याद रखिएगा, फिजिकल एजुकेशन में मोटर वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा, जैसे मोटर मूवमेंट, मोटर फिटनेस, ठीक है, कॉग्निटिव साइकोमोटर। तो ये मोटर का मतलब क्या होता है फिजिकल एजुकेशन में, मोटर का मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है, और आप जानते हैं कि पूरा फिजिकल एजुकेशन मूवमेंट पे आधारित है। अरे हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं वो सब फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है, वो सारा हमको फिजिकल एजुकेशन में पड़ता है। यहाँ तक कि आप जब जानेंगे, आपको बता दूं मैं कि बच्चा जब कंसीव होता है, यानी कि जब वो प्री नेटल स्टेज में होता है, प्री नेटल स्टेज में होता है, प्रीनेटल स्टेज मतलब कि आफ्टर कंसीव, मतलब कि 3 महीने का बच्चा हो गया या 0 महीने से शुरू हो गया, कंसीव हो गया बच्चा, और जब वो पहला मूवमेंट करता है, तो ये पहला मूवमेंट भी बच्चे का क्या कहलाता है, ये किसका पार्ट है, किसका भाग है। जब भी बच्चा मदर वुम्ब में, माँ की कोख में बच्चा होता है और मूवमेंट कर रहा है, वो भी वहां से फिजिकल एजुकेशन शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो वॉलंटरी को कंट्रोल करता है, इसको याद रखिएगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस को करते हैं, जैसे हमारा कुछ इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस होते हैं। अब इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस में आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन क्या होता है, एक तो होता है फाइट और फ्लाइट, लड़ो और उड़ो, या तो जैसे कभी कोई क्रिटिकल सिचुएशन, जैसे आप अंधेरे में डर जाते हैं, कभी कभी अचानक से भूत से डर लगा है ना,
तो या तो उस सिचुएशन जब आता है आपके पसीने आने लगते हैं आपको, तो उससे हम कहते हैं सिंपैथेटिक। क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक। कभी कभी अचानक से आप डर जाते हैं, किसी ने आपको डरा दिया, या कभी किसी आपने कोई बात का आप सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा आप दिमाग में सोचते हैं और आपको बहुत उससे नर्वसनेस होती है, बहुत डर लगता है आपको वो बातों में, तो ये जो मतलब हमारे अंदर जो कपकपी उससे छूटती है सोच के, हमारे अंदर जो पसीने निकलते हैं, गला सूखता है, वहां पे कौन सिस्टम काम करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, या सिंपैथेटिक डिवीजन काम करता है। या तो उस सिचुएशन से लड़ना है या फिर उस सिचुएशन से भागना है। हमारा ब्रेन दो काम करता है। और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। इसमें हमारा क्या होता है? बॉडी का जो भी रेस्टिंग पोजीशन में डाइजेशन का और रेस्ट करने का काम कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन करती है। चलिए आगे इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या है ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने बताया दो पार्ट में बांटते हैं, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन्स को याद करने का मैंने तरीका बताया, सेम एक वर्ड याद कर लीजिए कि सेंसरी न्यूरॉन को हम लोग अफरेंट भी कहते हैं और मोटर न्यूरॉन को इफरेंट नर्व भी कहते हैं। नर्व का नाम पूछता है कभी कभी डायरेक्टली न्यूरॉन्स की जगह नर्व, तो आप याद रखिएगा। मोटर न्यूरॉन आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाता है, एक होता है सोमेटिक और एक होता है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक का मतलब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ऑटोमेटिक काम करेगा। ऑटोनॉमिक से याद रखिएगा कि उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो हमारे बॉडी के कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक जो, जैसा डर कभी कभी आपको लगता है तो क्या आप डर को कंट्रोल कर पाते हैं? जल्दी आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम, यह सिस्टम वॉलेंटरी मूवमेंट को सहायता प्रदान करता है, जैसे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करने में मोटर नर्व सहायता करता है, ठीक है। इसी प्रकार से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में यह बॉडी के इनवॉलेंटरी मूवमेंट में सहायता देता है, जैसे स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कौन से होते हैं? आपके स्टमक के मसल स्मूथ मसल्स में आते हैं। कार्डियक मसल्स जो कि कंट्रोल करता है न्यूरॉन का, ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या क्या कंट्रोल होते हैं, जैसे आपके ब्लिंक आईज जो ब्लिंक करती है वो कभी कभी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होती है, ठीक है। फेफड़ों का रिस्पिरेशन, आपके हार्ट, आपके लीवर जो फंक्शन करते हैं, आपका स्टमक जो HCl निकालता है, आपकी किडनी जो फिल्टर करता है, आपका इंटेस्टाइन जो खाने को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये सब किसके कारण होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इन सब ऑर्गन्स को। इसके बाद हम बात करेंगे कि नर्व सेल और न्यूरॉन क्या होता है। देखिए न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। जैसे हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? सेल होता है। उसी तरीके से ये नर्वस सिस्टम काम करता है। इसके जो सबसे छोटे पार्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं या नर्व सेल्स कहते हैं। कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर पेरिफेरल रिपीट कर दीजिए प्लीज दोबारा से। देखिए पेरिफेरल मतलब क्या होता है? ये आपको बॉडी दिख रहा है, ये जो हर बॉडी के हर अंग तक ये जो जा रहा है, नलियां ऐसे जा रही हैं जहां आपको ये सारा पेरिफेरल है। बॉडी के जितने भी अदर अंग में या जितने अदर चीजों में ये जा रहा है, जो हमें सेंस कराता है, जिसके थ्रू हम मतलब उंगली हिलाना चाहते हैं, तो ये उंगली किसके थ्रू हिलता है? यहाँ पे जो आपका नेटवर्क फैला हुआ है, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। इसके अलावा जो हिस्सा होता है ये सब जो जा रहा है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखिए दो प्रकार से मूवमेंट करता है, एक मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू और एक सेंसरी न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन जा रहे हैं मतलब नेटवर्क फैले हुए हैं, ये नेटवर्क दो प्रकार के होते हैं, एक मोटर और एक सेंसरी। मोटर में क्या होता है कि जब आपका ब्रेन कोई चीज को इंफॉर्मेशन उसको मिला हुआ है, वो इंफॉर्मेशन एनालाइज करने के बाद मसल्स को कमांड भेजता है, ठीक है। तो ये किसके थ्रू? यहाँ मतलब इस उंगली को हिलाना है, जैसे हमने किसी चीज को छू लिया या आगे कोई चीज, उसको यहाँ से मूवमेंट कराना है उंगली को, तो जब ब्रेन से मसल्स को इस पार्ट को मैसेज जाता है, तो जिसके थ्रू जा रहा है, वो जिसके थ्रू जा रहा है, जिसके थ्रू जा रहा है, इसी को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन।
और हमें ठंडी लग रही है, क्या बाहर का इन्वायरमेंट है, कैसा क्या है, इसको जो लेके जाता है उसे हम कहते हैं सेंसरी। अब ये इंफॉर्मेशन एक ब्रेन में लेके जाता है और एक ब्रेन से लेकर मसल्स की तरफ आता है। ठीक है, तो जो ब्रेन की तरफ लेके जाता है वो सेंसरी होता है और जो ब्रेन से मसल्स की ओर लाता है वो मोटर न्यूरॉन होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पूछा जाता है, नर्व सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें डेंड्राइट्स क्या होते हैं, रिसीवर कौन होता है। तो इसका जो काम शुरू होता है नर्व सेल का, सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन तब आएगा जब आपके बॉडी में एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जनरेट होगा। एक्शन पोटेंशियल को हम एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इंपल्स समझते हैं या नर्व सिग्नल समझते हैं। आपको कोई काम करना है तो आपके ब्रेन ने सोचा और इस उंगली को हिलाना है, तो उसके पास इतना फटाक से इतना झटके में इलेक्ट्रॉनिक इंपल्स जाता है कि तुरंत वो सिग्नल उसको मिलता है और मूवमेंट करना शुरू कर देता है। अब वो सिग्नल क्या करता है, दो प्रकार से होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और केमिकल सिग्नल। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिर्फ जैसे इंपल्स लेके गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हो गया। अब जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट आपका इसी तरह थोड़ी नहीं हो रहा है, वो मूवमेंट में आपकी एटीपी एनर्जी लग रही है। तो एटीपी एनर्जी डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होती है, एटीपी के साथ सीपी मिलेगा, क्रेटीन फास्फेट, तब आपका मसल मूवमेंट करेगा। तो एक एटीपी टूटेगा, एडीपी बनेगा। तो ये जो हो रहा है, ये क्रिया हो रही है, वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू हो रही है, और सिग्नल गया है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के थ्रू गया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, जब तक एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा तब तक केमिकल प्रोसेस नहीं हो सकता है। ये जो इलेक्ट्रिकल होता है विद इन द न्यूरॉन होता है, और केमिकल प्रोसेस क्या होता है, वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन होता है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को समझेंगे। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, इसमें होता है पहले डेंड्राइट्स। ये जो आप देख रहे हैं ये मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं, इनके ऐसे पोन्स ये लगे होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे मसल्स में लगते हैं, अगर आपके न्यूरॉन के ज्वाइंट्स को बोला जाता है कि न्यूरॉन्स जो दूसरा, अब यहीं से एक और नर्व सेल जुड़े होंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं साइनेप्स। न्यूरॉन के जोड़ को साइनेप्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए डेंड्राइट जो होता है वो मैसेज रिसीविंग का काम करता है। ये पूछा जाता है कि मतलब हमारे न्यूरॉन में मैसेज किसके द्वारा आता है, तो डेंड्राइट के थ्रू आता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ बीच में एक होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। हर सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो न्यूक्लियस होता है, ये सेल है, एक सेल है, न्यूरॉन सेल का एक स्ट्रक्चर है ये। एक्सॉन ये होता है मैसेज को ले जाने वाला। देखिए यहाँ पे मैसेज जा रहा है, ठीक है, और ये होता है एक्सॉन टर्मिनल, जो मैसेज को यहाँ से दूसरे न्यूरॉन्स में भेजता है। ठीक है, फिर यहाँ से दूसरा न्यूरॉन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझिएगा, इसमें तीन चीज समझना जरूरी है कि डेंड्राइट्स क्या है, एक्सॉन क्या होता है, और एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है। ये देखिए डेंड्राइट्स, इट इज अ ब्रांच शेप प्रोसेस दैट रिसीव एंड कैरी इनकमिंग इम्पल्स। जो भी कोई इम्पल्स आता है हमारे ब्रेन के द्वारा, उनको कैरी करने का काम कौन करता है, डेंड्राइट्स करते हैं, कैरी करते हैं इम्पल्स को, मैसेज को। इसके बाद होता है सेल बॉडी, ये जो आपको बीच का हिस्सा दिख रहा है ये सेल बॉडी होता है न्यूरॉन का। इसके बाद होता है एक्सॉन, इट इज अ लार्जर प्रोसेस ऑफ नर्व सेल, इट इज आउटपुट रीजन कन्वे द इम्पल्स, जो कि क्या करता है, बीच का हिस्सा होता है, जो मैसेज हमने रिसीव किया है उसको कन्वे करता है अदर सेल्स की तरफ, अदर न्यूरॉन्स की तरफ। ठीक है, और लास्ट में यहां पर होता है एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो एक्सॉन क्या कर रहा है, जो इम्पल्स को दूसरे सेल्स तक पहुंचाता है, दूसरे नर्व सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद होता है एक्सॉन टर्मिनल, ये लास्ट, जिसको हम टर्मिनल बटन भी कहते हैं। द टर्मिनल बटन्स आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ द न्यूरॉन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द सिग्नल ऑन टू द अदर न्यूरॉन। दूसरे न्यूरॉन को भेजने का सिग्नल, दूसरे न्यूरॉन को भेजने का
काम करता है। तो ये डेंड्राइट्स, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। इसके बाद ब्रेन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये जब बुक आपके पास पहुंचेगी इसको आप जरूर पढ़िएगा। जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रखे हैं हर टॉपिक से, ये आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप जरूर बुझिएगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अमेजिंग फैक्ट्स आपको एक तरह से लगेंगे जो आप नहीं जानते हैं, कुछ आपको नया चीज ये बताएगा और निश्चित है कि आप नया चीज जानेंगे। जैसे हमारे शरीर में ब्रेन का कितना वेट होता है, मतलब टोटल बॉडी वेट का कितना प्रतिशत हमारे मस्तिष्क का होता है, तो 2% मस्तिष्क का वेट होता है पूरे बॉडी वेट का। इस तरीके से आपको नए नए जानकारियां यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा अगला है ग्लैंडुलर सिस्टम, यानी ग्लैंड के बारे में अब हम बात करेंगे। ग्लैंड से क्या निकलता है, हार्मोन्स निकलते हैं। तो ये जो ग्लैंडुलर सिस्टम है इसको पढ़ना बहुत जरूरी है आपको है। अब हमारा जो ग्लैंडुलर सिस्टम होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम और एक होता है एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या फर्क होता है हम ये समझते हैं। देखिए, पहले तो हम समझते हैं ग्लैंड क्या है। मानव शरीर का वह भाग जो रासायनिक पदार्थ जैसे हार्मोन और एंजाइम का उत्सर्जन करती है तथा वह रासायनिक पदार्थ मनुष्य के वृद्धि, विकास और प्रजनन आदि क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं, उसे हम ग्लैंड कहते हैं। तो ग्लैंड क्या करते हैं, हार्मोन्स का या एंजाइम का श्रावण करते हैं, ठीक है, उसको निकालते हैं, उत्सर्जन करते हैं। हमारे बॉडी का जो ग्रोथ आप देखते हैं या बॉडी में जो चीजें होती रहती हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, आपने एक बात देखी होगी कि 10 साल तक लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता, मतलब उनके आवाज लगभग सेम होते हैं। लड़का और लड़की लगभग एक जैसे ग्रोथ करते हैं, लेकिन जैसे ही वो 12 साल के एज में कदम रखते हैं तो लड़का लड़कियों से डिफरेंट होने लगता है। लड़कियों की आवाज पतले होने लगती है, लड़कों की आवाज मोटी होने लगती है, ठीक है। उनके अंदर और भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने लगती है। तो हाउ इट इज चेंजेस थ्रू द हार्मोन। हाँ, ग्लैंड से ही हार्मोन निकलता है। अब लड़कों लड़कियों में हार्मोन निकलता है इंड्रोजन और इंड्रोजन होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ इंड्रोजन भी हार्मोन निकलता है। इस तरीके से बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, वो निकलकर चेंजेस करते हैं, बेसिक डिफरेंस करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं गर्ल्स एंड बॉयज में। और हमारे बॉडी को बखूबी पता है कि किस एज में कौन सा हार्मोन निकालता है। कोई कोई आदमी बहुत लंबा आपको देखने को मिलता है, तो वो लंबा आदमी हो जाता है, तो उसमें भी हार्मोन का रोल है। कौन सा हार्मोन, सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन निकलता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ लंबाई जो होती है, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन को। तो पहले हम समझ लेते हैं इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो दिस ग्लैंड्स आर डक्टलेस, मतलब इनमें डक्ट नहीं होता, नलियां नहीं होती हैं। इंडोक्राइन में क्या होती है, नलियां नहीं होते हैं। ये जो ग्लैंड होते हैं डायरेक्ट अपना हार्मोन्स ब्लड के जो नली में होता है या ब्लड वेसल्स में रिलीज कर देते हैं। ब्लड वेसल्स में डायरेक्ट अपना हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। दिस ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स, ठीक है, दे सिक्रीट देयर हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इनमें कोई नली नहीं पाई जाती है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा नली और इसको भी दिखाऊंगा कैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, दिस हैव डक्ट, इनके अंदर नली होती है। जैसे ये ऑर्गन है, मान लीजिए ये आपका ग्लैंड है, अब इस ग्लैंड में ऐसे एक नली रहेगी। जब ये एंजाइम निकालेंगे तो ये आपका नली के थ्रू होकर उस पार्टिकुलर टारगेट हार्मोन को, मतलब टारगेट एरिया को जाएगा। समझ में आया कि जिस जगह पे उसको जाना है वहां पे टारगेट एरिया में जाएगा। तो ये क्या करते हैं, एंजाइम को निकालते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं एंजाइम निकालते हैं और इंडोक्राइन हार्मोन्स का श्रावण करते हैं। ये देखिए सबसे बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद सप्लाई इट्स एंजाइम डायरेक्टली टू द टारगेट इंटरनल ऑर्गन, मतलब इनकी एक नली बनी होती है, ऑर्गन तक वो नली जाती है और डायरेक्ट उसी नली को ही ये, मतलब उसी ऑर्गन को पे ही अपना एंजाइम छोड़ते हैं।
बीच में ब्लड में एंजाइम नहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। ये एंजाइम कहाँ छोड़ते हैं, उस टारगेट ऑर्गन को छोड़ते हैं जहां तक इनकी नली गई हुई है। तो इसके अंदर नली पाई जाती है, इनके अंदर नली नहीं पाई जाती है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। अब इंडोक्राइन सिस्टम पहले हम लोग समझेंगे, क्योंकि इंडोक्राइन पहले आएगा। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर नली नहीं होती है। तो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे पीनियल, थाइमस, एडर्नल, ओवरीज, टेस्टिकल, टेस्टिस, पेनक्रियाज, थायराइड और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, या हम कहते थे पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो हमारे लगभग 7-8 ग्लैंड हैं, इनके अंदर नली नहीं पाई जाती। ये डायरेक्टली क्या करते हैं, अपने हार्मोन्स को छोड़ते हैं, ठीक है, हार्मोन्स निकालते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या होता है, या इसके बाद आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्योंकि पीनियल ग्लैंड ब्रेन में ही होता है। देखिए छोटा सा आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ये वाला, यही होता है पीनियल ग्लैंड। इसका दूसरा नाम एपिफाइसिस सेरेब्रे है। ये उनको याद करना है जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये डीप में पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है। तो पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन स्रावित करता है वो है मेलाटोनिन। क्या है, मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन करता क्या है, ये पीनियल ग्लैंड जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ना, मतलब कब आपको सोना है, आपको ऑटोमेटिक उस समय पे नींद आने लगेगी, आपको ऑटोमेटिक उस समय पर आपको भूख लगने लगेगा, ऑटोमेटिक आपको उस समय पर आपको दिन होने लगेगी। तो ये जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उसको कौन नियंत्रित करता है, पीनियल ग्लैंड करता है। कौन करता है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को आत्मा का स्थान और तीसरी आंख भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पीनियल ग्लैंड को हम लोग आत्मा का स्थान या तीसरी आंख भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य होता है सोने जागने को चक्र को नियंत्रित करना, ठीक है। पीनियल ग्लैंड क्या करता है, आपके सोने और जागने का जो साइकिल है उस साइकिल को रेगुलेट करता है। कौन, पीनियल ग्लैंड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। पूछा जाता है कि मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है, इसका नाम है मास्टर ग्लैंड, ठीक है। क्योंकि ये सारी जो ग्लैंड है वो उसको नियंत्रित करने का काम यही करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो शेप होता है वो लगभग मटर के दाने के समान, देखिए छोटा सा, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, मटर के दाने के समान होता है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है लगभग 1 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर ही होता है। और इसका वेट लगभग 0.5 ग्राम होता है। एक एग्जाम में इसका वेट पूछा गया है, एक एग्जाम में इसका वेट आया हुआ है। कोई बता सकता है किस एग्जाम में आया था? इसका जो लोकेशन होता है वो लेके लोकेशन आपका स्पेनाइड बोन के पास होता है। जैसे आपको स्कल पढ़ाया था जब मैंने, वहां पे स्पेनाइड हड्डी पढ़ाया था, तो उस स्पेनाइड हड्डी के पीछे में ब्रेन के पास पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद रहता है। इसका निकनेम होता है हाइपोफाइसिस, ठीक है, या मास्टर ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए इसके जो होते हैं, इसके 2 पक्ष होते हैं, एक होता है इंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर। एक होता है पोस्टीरियर लोब और एक होता है इंटीरियर, मतलब आगे का अलग काम करता है और पीछे का हिस्सा थोड़ा सा अलग हार्मोन निकालता है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो मास्टर ग्लैंड उसको कहते हैं, एंटीरियर वाले को, और एडिनोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। ये हार्मोन निकालता है सोमेटोट्रोपिन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस सोमेटोट्रोपिन को ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। हमारे जो लंबाई होती है वो इसी पर डिपेंड करता है। हमारा जो ग्रोथ, जो बौनापन होता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के अंदर बौनापन भी होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर का जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है वो ठीक से सिक्रेट नहीं हुआ है, या सही एज में सिक्रेट नहीं हुआ है। तो इस कारण भी होता है, ये ग्रोथ हार्मोन कहते हैं इससे, बॉडी ग्रोथ हार्मोन या बॉडी कंपोजिशन भी। दूसरा होता है इसी के साथ जो निकलता है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। इसी के साथ आपका निकलना है एड्रेनोकॉर्टिकॉर्टिकॉल, ठीक है, ACTH, कंट्रोल द एड्रेनल कॉर्टेक्स। देखिए इसी में से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो बॉडी के अदर ग्लैंड को नियंत्रित करते हैं, उन पर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जिनको भी एक बार जान लीजिए, ये बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके किसमें, यूजीसी नेट एंटीरियर नेट के एग्जाम में, कि एंटीरियर से क्या कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उसका क्रम बनाइए,
और पोस्टीरियर से कौन कौन सा निकलते हैं उसका उसका वो बनाइए, ठीक है। तो जिसको ये पढ़ना है वो जरूर इसको देख लेगा। आगे बात करते हैं थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड देखिए आपके ट्रैकिया पर होता है। कल हम लोगों ने ट्रैकिया के बारे में पढ़ा था। तो ट्रैकिया पर देखिए इस तरीके से होता है थायराइड हार्मोन, ठीक है। अब ये थायराइड हार्मोन के वजह से ही आपको गोइटर रोग होता है, जब इसमें सूजन बढ़ जाता है। तो इसका जो शेप होता है वो बटरफ्लाई की तरह होता है और इसका जो वजन होता है लगभग 20 से 40 ग्राम होता है। ये ट्रैकिया पर आधारित, मतलब ट्रैकिया के ऊपर होता है और हार्मोन जो निकालता है वो ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन निकालता है T3, ठीक है। यही स्वेलिंग होने से ही थायराइड हो जाती है। अब थायराइड भी दो प्रकार की होती है, या तो बहुत पतला होने वाला या तो मोटा होने वाला। कुछ भी खाएंगे बहुत ज्यादा बॉडी में सूजन होने लगता है या फिर बॉडी बहुत पतली होने लगती है। तो ये क्या करता है, मोटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हार्ट रेट को भी कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा हार्मोन निकलता है कैल्सिटोनिन, जो कि रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा ब्लड के अंदर। तीसरा है थायरॉक्सिन निकलता है T4, जो कि डाइजेशन का काम करता है, डाइजेशन पर कंट्रोल करता है, हार्ट मसल्स पे उनके फंक्शंस में काम करता है और इसको हम क्या करते हैं, पेस मेकर कहते हैं, ठीक है। और अगर इसी में आपकी कमी हो जाती है तो आपको गोइटर घेंगा रोग हो जाएगा। इसी के पीछे अगर हम इसी को पलट कर देखेंगे तो इसी के पीछे इस तरह से 4 पॉइंट में बिंदु होते हैं, इसको कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है, ये बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है और इसका हार्मोन निकलता है पैराथार्मोन, ठीक है, जो कंट्रोल करता है कैल्शियम को ब्लड के अंदर और बोन्स को, किडनी के फंक्शंस को, स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस को, बाकी चीजों को क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड देखिए कहाँ पे होता है, ये आपके फेफड़ों के पास यहाँ पर थाइमस ग्लैंड होता है जो हार्ट के आगे की तरफ होती है। ये क्या करता है, इसमें से जो हार्मोन निकलता है थाइमोसिन हार्मोन, जो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ टी सेल विच आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। टी लिम्फोसाइट का नाम सुना होगा आपने, टी लिम्फोसाइट का नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टी सेल। तो थाइमस ग्लैंड जो होता है ये आपका कंट्रोल करता है आपके इम्यून सिस्टम को। नेक्स्ट बात करते हैं एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड आपके किडनी के ऊपर होता है, इस तरीके से दोनों साइड में, ये देखिए, ठीक है। ये क्या करता है, एडर्नल कॉर्टेक्स होता है और ये निकालता है एडर्नल मेडुला, ठीक है। यहाँ इसका लोकेशन आप देख लीजिए, एबव द किडनी होता है। इससे जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है एल्डोस्ट्रोन और दूसरा निकलता है कॉर्टिसोल, फिर है एंड्रोजेन और इस्ट्रोजेन। देखिए यही होता है, एंड्रोजेन जो होता है वो मेल सेक्स हार्मोन को उसका काम अलग कराता है और इस्ट्रोजेन जो फीमेल सेक्स हार्मोन को एक्टिवेट करता है और एंड्रोजेन मेल सेक्स हार्मोन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेनक्रियास की। पेनक्रियास जो होता है, आपको बता दूं पेनक्रियास हमारा इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड का पार्ट होता है। इंडोक्राइन का भी आधा पार्ट है और आधा पार्ट एक्सोक्राइन का भी होता है, ठीक है। अब पेनक्रियास क्या करता है, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की, लीवर। लीवर। दूसरी कौन है, पेनक्रियाज। याद रखिएगा दूसरी पेनक्रियाज होती, कभी पूछा नहीं है बट इन फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा टफ लेवल पर बन रहा है आजकल क्वेश्चन। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स। इसके अंदर जो होते हैं ना छोटे छोटे देखिए सेल्स पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर इसका बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिया गया है। अब ये जो सेल होते हैं वो 4 अलग अलग सेल्स में पाए जाते हैं। पहला होता है अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल, ठीक है। अल्फा सेल ग्लूकागॉन निकालता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि, और ये भी पूछा हुआ है कि इंसुलिन किस सेल से निकलता है, मतलब पेनक्रियाज के किस सेल से इंसुलिन निकलता है।
तो पेनक्रियाज के बीटा सेल से निकलता है, याद रखिएगा किससे निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है जो बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी को कारण अगर यही आपका पेनक्रियाज खराब हो जाता है और अगर इंसुलिन अगर ठीक से प्रॉपर कंट्रोल नहीं करता है शुगर लेवल को बॉडी में ब्लड में, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, डायबिटीज आपको हो जाता है। ठीक है, ग्लूकागॉन क्या करता है, रेजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसके में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है उसको यहाँ मेंटेन करने का काम करता है ग्लूकागॉन। ये पूछा जाता है, ग्लूकागॉन अल्फा सेल से है और बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा रहे तुम्हारे केवीएस में ही पूछा हुआ है ये इंसुलिन, कि इंसुलिन किस सेल से निकलता है, तो बीटा सेल से निकलता है। आइए आगे देखते हैं। अब हमारा आता है ओवरीज ग्लैंड। ओवरीज ग्लैंड ये महिलाओं में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है ये। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस सेक्स हार्मोन्स। इसको हम ओवम, ओसाइट और एग इन तीनों के नाम से जानते हैं, चाहे ओवम कहो, चाहे ओसाइट कहो, चाहे एग मादा अंडा, ये वही है जिसमें बच्चे आकर, ठीक है, बच्चादानी यही आपका यहाँ पर बनता है। ठीक है, ओवरी लोकेशन इसका मैंने बता दिया। हार्मोन्स कौन सा होता है, इस्ट्रोजन, क्योंकि लड़कियों में इस्ट्रोजन नाम का हार्मोन लड़कियों का फीमेल में होता है, और प्रोगेस्ट्रोन, ठीक है, जो हेल्प करता है रेगुलेट वुमेन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड प्रेगनेंसी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है टेस्टिस ग्लैंड। टेस्टिस ग्लैंड क्या होता है, ये मेल में होता है, देखिए ये मेल में होता है टेस्टिस ग्लैंड, और इसको हम गोनैड कहते हैं, गोनैड, मेल गोनैड। ठीक है, इसमें से हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन। ये बहुत ताकत होता है इसके अंदर, टेस्टोस्टेरोन के अंदर। कभी कभी जब आप वो लेंगे ना, क्या कहते हैं, स्टेरॉइड्स, जब आपको बहुत ज्यादा ताकत या मसल्स में पावर चाहिए या स्पीड चाहिए या बहुत ताकत चाहिए होगी, तब आपको स्टेरॉइड्स लेना पड़ता होगा। उस स्टेरॉइड्स में एक दवा इसी को आपको टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, इसकी फंक्शंस को बढ़ाता है, और रेगुलेट फर्टिलिटी एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आपकी बॉडी के अंदर सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है टेस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड की। अब हम कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड देखते हैं। पहली बात, एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपको याद रखना है कि इसमें जो भी ग्लैंड होगा उसमें नली होगा। क्या होगा, नली होगा। वो नली के द्वारा चीजों को अपने एंजाइम को क्या करेंगी, एंजाइम को सिक्रीट करेंगी, नली के द्वारा भेजेंगी टारगेट एरिया पर। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला आता है एक्सोक्राइन में स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड देखिए ये 3 जोड़ी में होता है, कल मैंने पढ़ाया था, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। सबसे बड़ा होता है पैरोटिड, ये आपका 6 होता है टोटल स्लाइवरी ग्लैंड, और 3 पेयर में होता है। सबसे बड़ा वाला पैरोटिड होता है, सबसे छोटा आपका सबलिंगुअल होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, इसमें से जो निकलता है एंजाइम वो टाइलिन निकलता है, डाइटोस और लाइसोजाइम। ठीक है, ये 2 निकलता है, टाइलिन और लाइसोजाइम। याद रखिएगा, पूछा जाता है। लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अगर कोई भी चीज मुंह में बैक्टीरिया हमारा आ गया है तो उसको मारने का काम करता है लाइसोजाइम। टाइलिन खाने को पिलपिला बनाता है ताकि खाना आसानी से हमारे नली में उतर जाए, एसोफेगस में चला जाए। इसके बाद हम बात करते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। आंखों में देखिए, यहाँ पर जो आप देखे होंगे कि आपके आंखों में कीचड़ आ जाता है, आपकी आंखों में तुरंत पानी आ जाता है, तो ये कहाँ से आता है, आंसू आ जाता है। यही आंसू ग्रंथि ही इसको हम कहते हैं, जो कि हमारा लैक्राइमल ग्लैंड होता है आंखों के पास। इसका लोकेशन होता है अपर आईलिड्स, ये ऊपर वाले आईलिड्स में होता है, और ये लैक्राइमल फ्लूइड को निकालता है। आंखों में जो कीचड़ जमता है वो इसी कारण जमता है। एक होता है मायोबोमैन ग्लैंड। ये क्या होता है, ये देखिए आंखों के नीचे वाले में पाया जाता है। ठीक है, मायोबोमियन ग्रंथि पलकों के किनारे पर तेल ग्रंथियां होती हैं जहां पलकें पाई जाती हैं। मेबम ध्रुवी लिपिड
मतलब इसमें एक फ्लूइड होता है। आगे बात करते हैं सेबासियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि आपके स्किन से पसीना निकलता है, स्वेटिंग निकलने का जो काम होता है, ऑयल निकलने का जो आपके शरीर से जो तेल निकलता है, ठीक है, कभी कभी बहुत करने में पानी के साथ साथ तेल भी जैसा आपको लगेगा कि निकल रहा है, तो उसका जो है वो सेबेसियस ग्लैंड काम करता है उस पे, ठीक है, वो रिलीज करता है सेबम को, ठीक है, सीबम को। मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड क्या होता है? ये फीमेल में होता है, उनके ब्रेस्ट में होता है, बच्चों को दूध के लिए, उनके प्रोडक्ट चाइल्ड बर्थ बच्चे का जब होता है तो उस समय मिल्क निकालने का काम, प्रोडक्शन का काम करता है। सेरेमन ग्लैंड, सेरेमन ग्लैंड आपके कान में होता है। कान में जो आप कभी कभी पीला चिपचिपा पदार्थ देखते हैं कानों में जो होता है, वो सेरेमन ग्लैंड के कारण होता है। ये एक्युमुलेशन ऑफ ऑडिटरी कैनल में इंटरफेयर हियरिंग, इसके कारण से हियरिंग में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, सेरेमन ग्लैंड होता है ये। एक होता है स्वेट ग्लैंड, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है गुच्छे के समय, ये आपका स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर हाई होता है, तब ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में से वाटर, पानी के मात्रा को बाहर की तरफ हमारे जो स्किन का छिद्र होता है वहां से निकालते हैं। एक होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो आपकी स्टमक की दीवार में पाई जाती है। स्टमक की दीवार से जो एंजाइम निकलता है, पेप्सिनोजेन, एसियल, म्यूकस, गैस्ट्रिन और हिस्टामाइन, ये चीजें निकलती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लीवर। लीवर से भी निकलता है, आपका लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है। लीवर का वेट लगभग 1500 ग्राम से 1700 ग्राम के बीच में होता है। इसका लोकेशन होता है बिहाइंड द राइट साइड ऑफ द स्टमक, ठीक है। रिलीज्ड बाइल जूस, जो बाइल जूस निकालने का काम करता है। और बिलरुबिन आपके, ठीक है, आपके बॉडी में जो आपने देखा होगा, जो वेस्ट मटेरियल आप निकालते हैं बॉडी से बाहर की तरफ, ठीक है, उस वेस्ट मटेरियल में जो पीलापन आता है, वो पीलापन किस कारण होता है? बिलरुबिन के कारण होता है। आपके बॉडी में ये बिलरुबिन जब अधिक मात्रा में निकलने लगता है, तो आप देखिएगा कि आपको पीलिया, जॉन्डिस हो जाता है। तो जब भी लीवर में प्रॉब्लम होगी तो जॉन्डिस होता है, आपने सुना है, तो वही बिलरुबिन की संख्या, मतलब बिलरुबिन अधिक श्रावण होने लगता है, जिस वजह से आपको दिक्कत होने लगती है, ठीक है, और आपका डाइजेशन भी खराब हो जाएगा। तो ये आज का आपकी क्लास थी, जिससे मैंने आपको नर्वस सिस्टम और ग्लैंडुलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया। जिसको भी दिक्कत होगी वो एक बार मुझसे अभी डिस्कस कर लेगा। इसके बाद मैं इसकी रिकॉर्डिंग क्लास डाल दूंगा। इसको 2 से 3 बार और देख लीजिएगा, तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि क्या क्या एग्जाम में पूछता है और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 1 पॉइंट वाला चीजें हैं, ये आपको अपने से पढ़ना है जब आपके पास बुक पहुंचेगी। और बुक बहुत जल्दी पहुंचेगी, मंडे ट्यूसडे तक देख लीजिए, बुक आप सभी के पास आ जाएगी।